Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will speak about the 8th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं 71st क्वेश्चन से. विद रेफरेंस टू दी लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. तो लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, तो मान लो मालिक, तो उसके बारे में पोर्ट मॉडल के बारे में क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट है द प्राइवेट एंटिटी विच प्रोवाइड्स द कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटी एक्ट्स एज ए लैंडलॉर्ड. सेकंड है इट इज़ ए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बिटवीन प्राइवेट प्लेयर्स एंड द पोर्ट अथॉरिटीज़. थर्ड है वाधवन पोर्ट विल बी डेवलप्ड अंडर दिस मॉडल. तो वाधवन जो पोर्ट है क्या इसके अंडर डेवलप किया गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और ये आपके हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर हैं. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. द वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ द सागरमाला इनिशिएटिव that aims to make Indian ports major contributor to the country GDP. Statement 1 incorrect है. Under the landlord port model, the publicly governed port authority acts as a regulatory body as well as the landlord, while the private companies carry out port operation. तो port operation तो private company करेगी. The port authority maintains ownership of the port while the infrastructure is leased to private firms. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे दिया जाएगा. एंड दैट प्रोवाइड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज एंड मेंटेन द पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ ए रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल नॉट प्रॉफिट शेयरिंग. तो जो रिवेन्यू आपकी कमाई होगी उसकी शेयरिंग होगी, प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट की शेयरिंग है. इन दिस मॉडल रिवेन्यू शेयरिंग इज डन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पोर्ट अथॉरिटीज़. In the revenue sharing model, the total amount of income generated by the sale of the goods and services is shared between the stakeholders and contributors. While in the profit sharing models, only the profit is shared, that is the revenue left over after cost incurred have been deducted. मतलब profit जो आपका लागत लगी है उससे अलग अलग होता है, वही शेयर किया जाएगा profit sharing में. Third one is correct. The Vadhavan port will be developed on a landlord port model. A special purpose vehicle will be formed with the JL Nehru port. Jawaharlal Nehru Port Trust as the lead partner for this port. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कार्बन डाइऑक्साइड CO2. फर्स्ट है कार्बन फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. जो कार्बन फर्टिलाइजेशन है occurs due to increased level of the CO2 in the atmosphere. Second है कार्बन sequestration involves capturing and storage of the atmospheric carbon dioxide for the long term storage. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन सी है. द कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन और कार्बन फर्टिलाइजेशन is the increased rate of the photosynthesis in the plant that results from the increased level of the CO2 in the atmosphere. अब CO2 फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फर्टिलाइजेशन इज द इंक्रीज रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट. मतलब ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक CO2 फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज. इट इज़ द मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द CO2 इन द एटमॉस्फेयर विद द गोल ऑफ द रिड्यूसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following statements with reference to the quasars.
क्वासार्स क्या हैं? फर्स्ट है दे आर वेरी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंट गैलेक्सी दैट एमिट्स वेव एट द रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो जो अपनी दूर की गैलेक्सी में क्या ये चमकीले पदार्थ हैं जो अपना लाइट एमिट करते हैं। सेकंड है दे आर फॉर्म बाय द एनर्जी एमिटेड बाय द मटेरियल स्विरलिंग अराउंड द ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों तरफ जो एक मटेरियल एमिट करता है उसको बोलते हैं क्या? थर्ड है दे आर फाउंड ओनली द गैलेक्सी दैट हैव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। जिनके पास सुपरमैसिव बहुत बड़े ब्लैक होल हैं, क्या उसी गैलेक्सी में होता है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्वासार्स क्या होते हैं? क्वासार्स आर वेरी लुमिनस ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस गैलेक्सी दैट एमिट वेव एट रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे एमिट करते हैं। द वर्ड क्वासार्स इज टू शॉर्ट फॉर द क्वासी-सेटेलर रेडियो सोर्स विच मीन्स स्टार लाइक एमिटर्स ऑफ द रेडियो वेव्स। In addition to the radio wave, visible light, quasars also emitted ultraviolet rays, infrared waves, X-rays and gamma rays। ये इनके साथ ये भी छोड़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड बाय द एनर्जी एमिटेड बाय द मटेरियल स्विरलिंग, घूमना मतलब अराउंड ए ब्लैक होल। द लाइट वी सी फ्रॉम द क्वासार्स कम्स फ्रॉम ए डिस्क ऑफ द गैस एंड स्टार कॉल्ड द accretion disk which surrounds the black hole. Intense heat and light is emitted from the accretion disk and caused by the friction produced from the material swirling around. Third statement correct है। Most active galaxies have a supermassive black hole at the center which sucks in surrounding objects. Quasars are found only in the galaxies that have supermassive black holes which powers these bright disks. मोस्ट एक्टिव गैलेक्सी क्या है? सुपरमैसिव ब्लैक होल है एट द सेंटर विच सक्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है तो ग्रेविटी होती है वो खींच लेता है। क्वासार्स आर फाउंड ओनली गैलेक्सी जहाँ पे मैसिव ब्लैक होल्स हैं, बड़े हैं और दिस ब्राइट डिस्क बनती है जहाँ पे चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑफिसर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर रिक्रूटेड बट नॉट ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिक्रूट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रेन नहीं किए जाते। सेकंड है दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर्स कैन नॉट सर्व द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व नहीं कर सकते क्या? थर्ड है दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट विच दे आर अपॉइंटेड। जिसने अपॉइंट किया उससे नीचे अथॉरिटी उसको निकाल नहीं सकती। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया? इसमें इनकरेक्ट आंसर कौन सा है? तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज एट प्रेजेंट: IAS, IPS, IFS। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। द ऑफिसर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड एज वेल एज ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको रिक्रूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है IAS को और अपना ट्रेंड भी वही करते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर, स्टेट कैडर में पोस्टिंग रहते हैं, बट दे कैन सर्व द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन, मतलब डेपुटेशन पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की को भी सर्व कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 311 दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेटेड टू दैट विच दे आर अपॉइंटेड, दे वर अपॉइंटेड। मतलब आर्टिकल 311 के तहत ये डिसमिस नहीं किया जा सकते या रिमूव नहीं किया जा सकते जो उससे नीचे वाली अथॉरिटी है, मतलब UPSC से नीचे वाली अथॉरिटी उनको हटा नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच? प्रोटेक्टेड एरिया और स्टेट, जैसे नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय में है क्या? सेकेंड है नामदप्पा नेशनल पार्क मिजोरम में है। थर्ड क्या है? गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। दाम्पा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फोर्थ, सी है सेकंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। नोक्रेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर फॉर द टूरा पीक इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो आपका नोक्रेक नौका से याद रख सकते हैं। मेघालय में मेघ आता है तभी नोक चलती है, इससे याद रहेगा आपको लंबे टाइम तक। ऐसे ही स्मॉल ट्रिक्स आप अपनी बना सकते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है। दम्पा नामधप्पा नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में है। तो जैसे आप कह सकते हैं अरुण कोई बच्चा है, मान लो अरुण धप्पा लगाता है, जैसे धप्पा खेलते हैं बच्चे, छिपा छिपाई खेलते हैं, तो उसमें याद रखेंगे कि नामधप्पा अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द त्रिपुरा। तो गोमती त्रिपुरा से याद रख सकते हैं, गुमती। फोर्थ इनकरेक्ट मैच है। दम्पा टाइगर रिजर्व इज ए टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मिजोरम। तो दम्पा राम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the correct chronological sequence of the following themes 5-year plan from the earliest to the latest? 5-year plan का क्वेश्चन है। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेकेंड है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस। थर्ड है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। फोर्थ है फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सी है फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड, डी है थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट। इसका बी आंसर करेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जैसे फोर्थ 5-year प्लान जो 1969 से 74 तक था, इसमें रिफ्यूजल ऑफ द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द अलाइज जैसे यूएसए under the PL 480 program was threatened. During the Indo-Pak was resulted in the twin objective of the growth with the stability and progressive achievement of the self-reliance. तो 4th-year 5 प्लान में सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी और प्रोग्रेसिव की बात की गई थी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। 5th में 1974 से 79 तक इट हैज़ 2 मेन ऑब्जेक्टिव। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जैसे इस टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो ये 5वां प्लान था। Attainment of the self-reliance, promote of the high growth rate, the better distribution of income and significant growth in the domestic rate of savings were seen as the instrument to achieve this objective. 9th plan 97 से 2002 तक it focused on the growth with social justice and equality. It assigned priority to agricultural rural development to generate adequate productive employment, eradicate poverty. It aimed to depend on the predominantly on the private sector and state was envisaged to play the role of the facilitator, involve itself with the social sector and infrastructure. तो ये सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी पे बात की गई 9वें प्लान के ऊपर। 4th है 12th प्लान 12 से 17 तक था ये। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव वाज फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। inclusiveness was to achieve through the poverty reduction, promoting group equality, regional balance, reducing inequality, etc. Whereas sustainability included ensuring environmental sustainability and development of the human capital. Next question पे चलते हैं। Consider the following statements regarding a महाजनपद के बारे में statement. It was situated on the banks of the river Yamuna. सेकेंड है वन ऑफ द इट्स रूलर्स वाज द हीरो इन द संस्कृत ड्रामा रत्नावली। थर्ड है इट वाज नोन एज फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद सेटिस्फाई द स्टेटमेंट गिवन अबव। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है कौशल, बी है वत्स, सी है कुरु और डी है पांचाल। तो इसका आंसर बी है। द वत्स महाजनपद, its capital at Kosambi, was situated on the banks of the river Yamuna. King Uddayana of the Vatsa was the hero of the 3 Sanskrit drama. जैसे ड्रामा के नाम है स्वापना वासवदत्ता। प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ये थोड़ा सा लंबा नाम है। ये स्वापना वसदत्ता ऑफ द भाषा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली ऑफ द हर्षा। वत्सा वाज नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल। वत्स को फाइन कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट।
फर्स्ट है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब उसकी अथॉरिटी होती है क्या प्रेसिडेंट की, बस वही वारंट एंड सील लगता है. सेकंड है, द टर्म कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर सच अपॉइंटमेंट डज नॉट मीन कंकरेंस विद हिज एडवाइस. तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस कंकरेंस नहीं होता, मतलब सलाह ले सकते हैं, उससे सहमत होना ना सहमत होना क्या उसके मन पे डिपेंड करता है सीजीआई के. थर्ड है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड नॉट रिकमेंड एनी नेम फॉर अपॉइंटमेंट इवन टू जजेस ऑफ द कोलिजियम आर ऑफ द एडवर्स ओपिनियन. अगर मान लो कोलिजियम के 2 जज अलग हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसको नाम रिकमेंड नहीं किया कर सकते. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया Collegium headed by the CGI held its scheduled meeting to discuss possible candidates for appointment of the judges in the higher judiciary. First statement correct है. As per Article 124(2) Clause 2 है of the Constitution of India, the judges of the Supreme Court of India are appointed by the President by a warrant under his hand and seal. Second statement incorrect है. Article 124 Clause 2 also states that in case of the appointment of a judge other than the chief justice of India shall always be consulted. मतलब CGI हमेशा ही कंसल्टेट करना चाहिए. इन द सेकंड जजेस केस 1993 द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट वर्ड एसोसिएशन कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, मतलब CGI का कंकरेंस लेना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. एज पर द थर्ड जजेस केस 1998, तो आपको याद रखना 1993 सेकंड जजेस केस, 1998 थर्ड जजेस केस होता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड नॉट रिकमेंड एनी नेम फॉर अपॉइंटमेंट इवन 2 जजेस ऑफ द कोलिजियम आर एडवर्स ओपिनियन. अगर 2 जज एडवर्स में है तो उसका नाम रिकमेंड नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ड्रग, एक दवाई है जो इसका नाम है मेलोक्सिकैम, वाज डेवलप्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. ए है ऑक्सीटोक्सिन, बी है डाइक्लोफेनाक, सी है DTT मतलब डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोथीन पैरासीटामोल. तो इसका आंसर बी है. द ड्राई मेलोक्सिकैम इज डेवलप्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द ड्रग डाइक्लोफेनाक. ये एंटीबायोटिक है. डाइक्लोफेनाक इज यूज्ड इन द कैटल इंडस्ट्री एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. इट एडवर्सली इफेक्ट द वल्चर्स द फीड ऑफ द कैटल carcass. Diclofenac is toxic to vultures even the small doses, causing kidney failure that results in the uric acid accumulation in the birds and flood crystallization around their internal organs, a condition called the visceral gout. तो जो organ है उनके चारों तरफ एक एसिड की लेयर बन जाती है तो उनके लिए हार्मफुल होता है. नॉन स्टीरोडाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID like meloxicam is a safer alternative, has the same effective as diclofenac, which has been tested and shown to be safe for vultures. Additional information क्या है इसके. Since the last 5 years, the Maharashtra government has been catering to vultures at a restaurant inside the forest and wildlife sanctuary. The menu includes cattle carcasses free of diclofenac, a painkiller. मतलब diclofenac painkiller है. The first such restaurant had came up in the 2015 at the Phansad Wildlife Sanctuary in the Raigad district in response to the video of the white-rumped vulture chicks starving to death in the Western Ghat. These are for the other such restaurant Gadchiroli and one of the Harsol in the Nasik district. तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये मनाए जा रहे हैं ऐसे रेस्टोरेंट, किसके लिए, अपने वल्चर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट है, ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड द मोहक डिसकंटिन्यूटी. थर्ड है, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा. फोर्थ है, द आउटर कोर इज द सॉलिड स्टेट वाइल द इनर कोर इज द लिक्विड स्टेट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका सॉल्यूशन बी है. ओशियनिक क्रस्ट इज द थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट.
The average thickness of the oceanic crust is 5 km, whereas the average thickness of the continental crust is 30 km. The portion of the interior beyond the crust is called the mantle. The discontinuity between the crust and mantle is called the Mohorovic discontinuity या Moho discontinuity. Third statement correct है. The upper portion of the mantle is called the asthenosphere, which is the main source of the magma. The term magma used for the molten rock, that is underground lava for the molten rock and that breaks through the earth's surface. Fourth statement incorrect है. The core is made of the heavy material mostly constituted by the nickel and iron. It is also referred as the nickel and ferrous layer. The outer core is the liquid state while the inner core in the solid state. तो outer core liquid में होती है, inner core solid में होती है. The inner core intense pressure and density prevents the iron from melting and thus it exits in the solid state. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Thanks for watching. Bye.